कभी कभी जो सबसे गहरी कहानियां होती है ना, वो खामोशी में कही जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही खास नॉवल द अनफिनिश्ड पेंटिंग की दुनिया में चलेंगे। ये कहानी है हीलिंग की, आर्ट की और एक ऐसी लव स्टोरी की जो लफ्जों की मोहताज नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं किताब के एक बहुत ही गहरे सवाल से। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो क्या बचता है? जरा सोचिए इस बारे में। क्या सबसे मजबूत रिश्ते शोर में नहीं बल्कि सुकून भरी खामोशी में बनते हैं? कहानी हमें मिलाती है मीरा से। मीरा एक आर्टिस्ट है जो शहर के शोर, टूटे हुए वादों और अपने जख्मी दिल से दूर, बहुत दूर भागकर सुकून की तलाश में एक छोटे से शांत से गांव पहुंचती है। और यहीं पर इसी खामोशी में उसे वो जवाब मिलता है जिसकी उसे तलाश थी। यहीं से इस कहानी की सबसे अनोखी बात शुरू होती है। ये कहानी इस आइडिया पर बनी है कि सबसे गहरे और सच्चे कनेक्शन के लिए शायद शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए मीरा के सफर को शुरू से समझते हैं। उसकी कहानी एक शांत गांव में शुरू होती है, जहां वो एक टूटा हुआ दिल लेकर पहुंचती है, एक टूटे हुए कैनवास की तरह। एक तरफ था शहर का वो शोर जहां हर तरफ टूटे वादे, उथल-पुथल और दर्द था, और दूसरी तरफ है इस गांव की खामोशी, बरगद के पेड़ की छांव, जिंदगी की एक धीमी लय, एक ऐसी जगह जहां जख्मों को भरने का मौका मिल रहा था। और यहीं उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसकी नजर पहली बार गांव की टीचर आरव पर पड़ती है। अब बात करते हैं मीरा और आरव के उस अनोखे रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जो बिना कुछ कहे छोटे छोटे लेकिन बहुत गहरे मतलब वाले इशारों से पनपता है। तो ये खामोश बातचीत होती कैसे है? देखिए, शब्दों से नहीं बल्कि इन चीजों से। कभी उसकी बेंच पर रखा एक लाल लिली का फूल, तो कभी पुरानी कहानियों की एक किताब, या फिर एक छोटा सा सफेद पत्थर जिस पर लिखा था खुशी। ये हर एक तोहफा अपने आप में एक पूरा मैसेज था। ये बिना बोले कह रहा था कि मैं समझता हूँ, मैं यहीं हूँ। ये खामोशी की अपनी ही एक अलग जुबान थी। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। मीरा फिर से पेंटिंग करना शुरू करती है, पर इस बार वो किसी बड़ी आर्ट गैलरी के लिए नहीं, बल्कि गांव के बच्चों के लिए स्कूल की दीवारों पर रंग भर रही थी। ये आर्ट की हीलिंग पावर ही तो थी। और उसकी कला में आया बदलाव देखे। शहर में उसकी पेंटिंग्स में टूटी फूटी आकृतियां और दर्द भरे रंग दिखते थे, और वहीं गांव में उसकी कला में अब एक हरा भरा बरगद का पेड़ है, पतंग उड़ाते बच्चे हैं। मतलब दर्द का कैनवस अब उम्मीद के कैनवस में बदल चुका था। ये उसके अंदरूनी बदलाव का सबसे बड़ा सबूत था। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मीरा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मौका आता है। उसे पेरिस में अपनी कला की प्रदर्शनी लगाने का इनविटेशन मिलता है। ये वही सपना था जिसे वो कभी पीछे छोड़ आई थी। इस पर आरव का जो जवाब था वो इस कहानी का दिल है। वो मीरा को रोकता नहीं, बल्कि वो कहता है प्यार रोकता नहीं, पंख देता है। उसका ये कहना कि वो उसके सपनों के साथ है, यही उसके प्यार का सबसे बड़ा इजहार था। सच्चा प्यार आजाद करता है, बांधता नहीं। तो आरव के इस तोहफे के साथ मीरा गांव से चली जाती है। दुनिया भर में उसे पहचान मिलती है। उसकी अनोखी कला, वो कला जिसने खामोशी को रंगों में ढाला था, अब पूरी दुनिया देख रही थी। और देखते ही देखते वक्त गुजर जाता है। पहले साल पेरिस में उसे खूब सराहना मिलती है। तीसरे साल तक लंदन में उसकी प्रदर्शनियां लगती हैं, और फिर 5 साल बाद वो वापस उसी जगह लौटती है जहां से उसके जख्मों के भरने की शुरुआत हुई थी। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी एक चीज अधूरी थी। जाते वक्त मीरा आरव के लिए एक पेंटिंग छोड़ गई थी, एक अधूरा कैनवस। बरगद का पेड़ था और उसके नीचे 2 खाली कुर्सियां। ये पेंटिंग उनके रिश्ते का प्रतीक थी जो अधूरी रह गई थी। और सालों बाद जब वो लौटती है तो वो उस पेंटिंग को पूरा करती है। ये सिर्फ एक कैनवस का पूरा होना नहीं था, ये मीरा के अपने इमोशनल सफर के पूरा होने का प्रतीक था। उन खाली कुर्सियों को आखिरकार उनकी मंजिल मिल ही गई। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना शब्दों वाली कहानी ही असल में सबसे मुकम्मल, सबसे पूरी प्रेम कहानी हो? ये नॉवेल हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी जो कहा नहीं जाता वही सबसे ज्यादा मायने रखता है।